था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी, मुझे अपने घर पर रखा क्योंकि वह अकेले रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ें आती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब गया तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह लर्ज गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। दुबई में गर्मी जब शिद्दत अख्तियार करती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर पूरी तरह कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था, और मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे मालकिन की कमरे से दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस चला गया। यह एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपने मालकिन के साथ ही रिहाइश का जीत था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत रहम दिल और नेक औरत थी, अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन में गुजरे 6 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक बार फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। यह स्पीकर के फ़ोन की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशिया ने तजस्सुस पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए यह सब कुछ बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तनहा रहती थी और उसके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर अपने कमरे में वापस आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अब तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में रहती, मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी के पिछले सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर जमाने की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक उनसे पूछ ही लिया कि आप रात भर सोई नहीं हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों माजिद, यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरे नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुन के हक्का और बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन ने तो सिरे से ही झूठ बोला था कि मालकिन को मुझसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखती हुई कुछ सोच रही थी। हॉस्पिटल आ गया था
और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई न कोई ऐसी बात थी जो मालकिन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बाहया और बाकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला आता। गर्मी ने इस कदर जोड़ पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में भी कैंपस पर सब लोग अपने घर से निकलकर शॉपिंग मॉल जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी मसरूफ रहते। मैं भी मालकिन को वीकेंड मॉल से मुखलिस मॉल ले जाया करता था। सिर्फ इससे पहले घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं दिया, मगर मैं किसी और मकसद के तहत आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में रहा और रात को जानबूझकर घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं इन दबी दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वह आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वह आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस पहर आता था। इसके बारे में मालकिन मुझे भी बताना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में मैं अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा ना गया और मैं तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ, अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयां था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज भी नहीं होता है। अपने मालकिन को बहुत ही नेक और बाहया औरत समझता था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया हो। मैं आज के 8 महीने पहले बड़े बड़े आंखों में ख्वाब ले दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी निकाल कर अपने एक जानने वाले के तवस्सुस से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार ने अम्मा को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाया करती हैं। उसने अम्मा से 5 लाख रुपये लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोचकर यह दुबई चला आया था कि आते ही यहाँ मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत का अदराक हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ मुझे रोज फोन करती और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने का वीज़ा था और फिर मुझे वापस चले जाना था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे जाने तक मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चकरा कर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बांधी हुई थी और मैं सर में बहुत ठेसी उठ रही थी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया था। वह तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वो ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर जाने के लिए कहा। वह कह रही थी कि मेरा यह हाल उनकी वजह से हुआ है, इसलिए वह अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती हैं। पहले तो मैंने इनकार कर दिया और फिर उसके स्तर पर मान गया। वह जेल का किराया भरना मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उससे इजाज़त चाही तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मुस्तकिल तौर पर वह मुझे मुलाजिम रख सकती है। मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई
कहने लगी कि मैं उसी के घर रह सकता हूँ और उसकी ड्राइविंग की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे एक माकूल रकम देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया कि वह मुझ जैसे अजनबी पर विश्वास कैसे कर सकती हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत था कि मुझे नौकरी भी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर लिया और मैं उस दिन से मालकिन के ही पास नौकरी करने लगा। मालकिन बाकायदे से नमाज पढ़ती, घंटों खुदा के सामने सजदे में बैठी रहती। मेरे लिए तो पाकीज़ा सी फरिश्ता साफत थी। मालकिन ने अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी बल्कि मुझे इज्जत दी थी। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी, जैसे मैं खुशी खुशी अपने माँ को भिजवा रहा था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बढ़वा दिया था और वह दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 6 महीने होने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ दबी दबी सी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी थी, उन्होंने मेरे अंदर एक तजस्सुस भर दिया था। और जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने तो पूरी तरह से मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात में मालकिन ने अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो। मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतने तेज़ लहजे में बात करते हुए सुना था। मैं हकलाते हुए कहा कि मैं आपकी आवाज़ की चीख सुन के आया था कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वह 2 आदमी भी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और तुम अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के इस वक्त मेरे कमरे की तरफ भी न आना। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी लेडी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 2 आदमियों के साथ अपने कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीख की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन मैं अब जानता था कि मालकिन मुझे कभी नहीं कुछ बताएंगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक आदमी ने मालकिन को जोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। मालकिन और उसके दरमियान फैसला न होने के बराबर था और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में 2 आदमियों के साथ रात कैसे गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन ने मुझसे कोई बात किए बगैर गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थक्कन उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नज़रें चुरा ली। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था और मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके अपने कमरे में चली गई और इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं अपने मालकिन के कमरे में छुप गया। मैं चाह कर भी इस बात का यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकिन एक बाकिरदार औरत है। अगर मैं मान भी लेता कि मालकिन बाकिरदार औरत है तो या फिर चीख क्यों मारी। उसने मालकिन का चेहरा दिन ब दिन पीला क्यों पड़ रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था और मालकिन चहलकदमी करके थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई। 1 बजे के करीब वह दोनों आदमी चले आए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी बहुत उनके करीब चला आया और दोनों ने अपने बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकिन के हकलक से हल्की सी छींक बरामद हुई थी, जैसे उस आदमी ने अपने हाथों से घूंट दिया। उनकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी और मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मैं मालकिन के कमरे में लकड़ी की बनी बड़ी सी अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वह मालकिन से कह रहा था कि अगर उसकी बात ना मानी तो वह हर हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरा दम घुट रहा था लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान निकलने लगी थी कि हाथ जोड़े उस आदमी से दरख्वास्त कर रही थी कि उनका हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में खून नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को तंबीह किया और उसका काम जल्दी से ना किया तो वह उनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसका काम जल्दी कर देंगी और दोनों आदमी कमरे से निकलकर बाहर चले गए। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर उसके सामने आ गया।
मुझे देखकर उनकी जान निकल गई और वह कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए सारा सच मुझे बताना होगा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वह कहने लगी कि वो दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं। बेहतर है कि तुम इन मामलों से दूर रहो। अपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान है और जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने मेरी तरफ एक नज़र डाली तो उनको इस बात का यकीन हो गया कि रोती हुई जो सच उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन की तमाम घरवालों की तस्वीर मौजूद थी और वो मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह इंडिया में मौजूद मालकिन के घरवालों को खत्म करवा देगा। वह मालकिन से एक गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। कुछ महीनों से उनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसके जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वह औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे, हमारे माँ की दवाइयाँ बदल कर ऐसी दवाई दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वह दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनके माँ के नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद थी। उनकी माँ के वसीयत के मुताबिक वह जायदाद मरने के बाद ही उनके दोनों बेटे के नाम होती। दुबई का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वह दोनों अपने माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के ही जरिए अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और यह बात किसी भी सूरत उनको गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। लेकिन वह दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का सुराग लगा लिया और मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकिन के घर वाले इंडिया के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना बहुत मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन वो चाह कर भी उन दोनों की माँ को गलत दवाइयाँ न दे सकी। वह दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वह जल्द से जल्द अपनी माँ को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकिन के 2 दिन में कुछ नहीं किया तो उनके सारे घर वालों को खत्म कर देगी। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह से रोने लगी और वो इस कदर फंस गई थी कि उसके पास कोई रास्ता न था। यह दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। वह जानते थे कि मालकिन यहाँ तनहा रहती हैं। कुछ जायदाद के खातिर वो संग दिल अपने ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था वह सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वह कहने लगी, वह दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नज़र रखते हैं। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा, आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र न करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक एक बात बताऊंगा। वो दोनों भाई जब एक साथ के गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं रह पाएगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा। मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ा किया। खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों को कोस गुजार कर दी और उसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वाले एक्शन लेके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपने वारिजा को सारा सच बता दिया।
वह दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वो दोनों उनके सगे बेटे नहीं बल्कि उनके शौहर के पहले वाली बीवी के औलाद हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दौलत की खातिर वह दोनों बेटे जिन्हें वह पाल पोस कर बड़ा किया उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि अगर मैं उनका साथ न देता तो गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देती। इनमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैं तो बस उन्हीं एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। वह दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों के खातिर अपनी माँ को ही खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि रात को दो मर्दों के साथ वक्त गुजारती हैं जबकि वह तकलीफ की इंतहा पर थी। कभी कभी सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और अगर अपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो जरूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाज़ें नज़रअंदाज कर देता और उनके आंखों में मौजूद तकलीफ को न जान पाता तो शायद मालकिन अपनी मरीजा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मोहताज रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ भी अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं जिनसे इख्तियात का दामन अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।